सो वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था क्लासिफिकेशन का, और उस क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा था मैं फटाफट आपको बताता हूँ, फिर उससे आगे की बात करेंगे। अब ये लेक्चर बस आज और कल 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। मैंने सबसे पहले आपको वर्गीकरण का मीनिंग बताया था, वर्गीकरण के उद्देश्य बता चुका हूँ मैं आपको। उसके बाद अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात चालू हुई थी कि स्टैटिस्टिक्स में 3 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं। व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज़, खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज़, और अखंडित या सतत श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज़। और इन सीरीज़ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या इन सीरीज़ में सावधानियां रखनी होती हैं, इसकी अपन ने सबसे पहले चर्चा की थी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है स्टैटिस्टिक्स में। मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी बताई थी कि प्रत्येक मूल्य स्वतंत्र होता है और उसका मूल्य अलग अलग लिखा जाता है। सावधानी मैंने इसमें 2 बताई थी आपको कि जब भी व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न आएगा, सबसे पहले उसको या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, और दूसरा काम इसके अंदर सीरियल नंबर लगाएंगे। लास्ट सीरियल नंबर को n मान लिया जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो n का मतलब होता है इकाइयों की संख्या। वैसे जहाँ भी फ्रीक्वेंसी आ गई तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को n कहते हैं, परंतु व्यक्तिगत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसलिए n का मतलब होता है इकाइयों की संख्या। दूसरी बात अपनी चली थी खंडित श्रेणी की। खंडित श्रेणी के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि प्रत्येक मूल्य निश्चित मात्रा में एक दूसरे से अलग होते हैं और उनकी साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। अगर आपको कभी ये प्रश्न में ये समझ में नहीं आए कि फ्रीक्वेंसी कौन सी है और n कौन सा है, तो अब फ्रीक्वेंसी कौन सी है और x कौन सा है, तो अपने को पता कैसे चलेगा कि x में प्राय करके अंतर कैसा होता है, बराबर 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 अंतर होता है। फ्रीक्वेंसी में बराबर बराबर अंतर नहीं होता है। और फ्रीक्वेंसी के टोटल को क्या कहते हैं, n कहते हैं। उसके बाद अपनी तीसरी बात चली थी अखंडित श्रेणी की। तो अखंडित श्रेणी में मैंने आपको बताया था, अखंडित श्रेणी तो सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि अखंडित श्रेणी के अंदर तो आपको क्या दे रखा होगा, एक तो वर्ग दे रखे होंगे और एक उनकी आवृत्तियां दे रखी होंगी। और फ्रीक्वेंसी के टोटल को क्या कहेंगे, n कहेंगे। फिर अपनी अखंडित श्रेणी में बात हुई थी कि वर्गों के अंतर्गत एक तो होती है क्लास लिमिट, एक वर्ग की उच्च सीमा होती है L2, एक वर्ग की निम्न सीमा होती है L1, लोअर लिमिट अपर लिमिट। एक हर वर्ग के अंदर वर्ग विस्तार होता है जिसको कहते हैं क्लास इंटरवल I, और I का फार्मूला मैंने आपको बताया था L2 माइनस L1। एक हर वर्ग के अंदर होती है मिड वैल्यू या मिड पॉइंट, इसका मैंने आपको बताया था L1 प्लस L2 बटा 2। फिर मैंने आपको बताया था कि वर्ग 2 प्रकार से बनाए जा सकते हैं, अपवर्जी वर्ग और समावेशी वर्ग। अपवर्जी वर्ग और समावेशी वर्ग। और अपने को हमेशा सावधानी ये मैंने बताई थी कि अपने को हमेशा अखंडित श्रेणी का प्रश्न करने के लिए वर्ग कौन से चाहिए, अपने को हमेशा वर्ग चाहिए अपवर्जी। समावेशी होंगे तो उसे अपवर्जी में बदल दिया जाएगा। अपवर्जी वर्ग कौन से होते हैं, जिसमें पिछले वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर होती है, समान होती है, उसको अपन कहते हैं अपवर्जी वर्ग। और समावेशी वर्ग वो होते हैं जिनमें एक वर्ग की उच्च सीमा और उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर नहीं होती। इसमें प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा और उसके अगले वर्ग की निचली सीमा या निम्न सीमा बराबर नहीं होती, उसको कहते हैं अपन समावेशी वर्ग। तो अपनी अब सावधानी ये थी अखंडित श्रेणी में कि जब भी प्रश्न में समावेशी वर्ग आ गए तो उसको अपवर्जी वर्गों में बदल दिया जाएगा। और उसको बदलने का नियम मैंने बताया था, एक वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर का आधा करके उसमें प्रत्येक निम्न सीमा में से घटा दिया जाता है और प्रत्येक उच्च सीमा में जोड़ दिया जाता है। उसके बाद अपनी बात हुई थी मिड वैल्यू से वर्ग बनाना। यदि प्रश्न में कभी मिड वैल्यू दे दी तो अपने को प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले मिड वैल्यू में से वर्ग बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसमें आपको लास्ट लेक्चर के अंदर यही बात हुई थी अपनी कि मिड वैल्यू से जब भी आप वर्ग बनाओगे तो सबसे पहले ये देखोगे मिड वैल्यू में समान अंतर है या मिड वैल्यू में असमान अंतर है।
अगर मिड वैल्यू में समान अंतर होगा तो समान अंतर वाले वर्ग बनेंगे, और उसका नियम मैंने ये बताया था, मिड वैल्यू के अंतर का आधा करके उसे प्रत्येक मिड वैल्यू के में से एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे, घटाने पर लोअर लिमिट आ जाएगी, जोड़ने पर अपर लिमिट आ जाएगी। और अगर मध्य मूल्य में असमान अंतर है तो पहला वर्ग तो पूर्व के नियम से बनेगा, और अगला वर्ग बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि मध्य मूल्य का दुगना करके उसमें से निम्न सीमा को घटा दिया जाता है। यहाँ तक अपने 5 वीडियो बन चुके हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं बार बार आपको हर चीज़ को रिवाइज कराता जा रहा हूँ। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं जिनको आप समझ लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे मीन मोड मीडियन का, सेंट्रल टेंडेंसी का, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का, जिसमें से प्राय करके हर वर्ष 20 नंबर का एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। चलिए अब एक चीज़ समझिए, खुले सिरे वाले वर्ग, ओपन एंडेड क्लास। पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए और फिर इसके अंदर अपने को करना क्या है वो समझ लीजिए। खुले सिरे वाले वर्ग समझिए, जैसे आपको यूँ दे दिया क्वेश्चन, लेस देन 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 एंड अबव, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी। फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया n। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में, ये दे रखे हैं मार्क्स, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन जब आपके सामने आ गया तो इसमें देखिए, इस वर्ग की दोनों सीमाएं दे रखी हैं, L1 भी दे रखी है आपको और L2 भी दे रखी है। इस वर्ग की भी दोनों सीमाएं दे रखी हैं, इस वर्ग की भी दोनों सीमाएं दे रखी हैं, परंतु ये जो वर्ग है और ये जो वर्ग है, इसकी दोनों सीमाएं नहीं दी हुई, एक सीमा दी हुई है, और इसकी भी दोनों सीमाएं नहीं दे रखी, एक सीमाएं दे रखी हैं। इसको, इस प्रकार के वर्ग को कहते हैं ओपन एंडेड क्लास, हिंदी में इसे कहते हैं खुले सिरे वाले वर्ग। अब अपने को समझने की बात यह है कि यदि अपने को प्रश्न करने के लिए वर्ग की दोनों सीमाओं की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में अपन खुले सिरे वाले वर्ग को बंद करेंगे, उसके दोनों सीमाएं लिखेंगे, और उसका नियम समझ लीजिए क्या है। उसका नियम ये है कि जो भी देखिए, यदि प्रश्न में प्रथम व अंतिम वर्ग की सीमाएं ना दे रखी हों तो उसे खुले सिरे वाले वर्ग कहते हैं। यदि प्रश्न हल करने हेतु ये सीमाएं ज्ञात करना आवश्यक हो तो इसके निकटवर्ती वर्ग विस्तार I के आधार पर ये सीमाएं ज्ञात कर ली जाती हैं, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम वर्ग की निम्न सीमा L1 ऋणात्मक में नहीं लिखी जानी चाहिए। तो इसका सीधा सा नियम है, इसके बिल्कुल पास वाला वर्ग देखो, निकटवर्ती वर्ग ये है, इसमें I कितना है 10 से 20, तो इसमें I जो आ रहा है 10 का आ रहा है, तो इसमें भी 10 के I का अंतर बनाते हुए ये वर्ग बना देंगे, यानी इस वर्ग को अपन बना देंगे 0 से 10। तो I कितना हो गया 10, क्योंकि इसके निकटवर्ती वर्ग में I कितना था 10 का था, तो इसलिए इसमें भी 10 का I बनाते हुए वर्ग बना दिया जाएगा। ये भी खुले सिरे वाला वर्ग है 40 एंड अबव, तो इसका निकटवर्ती वर्ग, इसका निकटवर्ती वर्ग है ये, इसमें I कितना आ रहा है 10, 30 से 40, तो I कितना आ रहा है 10, तो इसमें भी 10 का वर्ग बना देंगे, तो 40 एंड अबव है तो इसको लिख देंगे 40 से 50। तो इस खुले सिरे वाले वर्ग को तो अपन ने बदल दिया किसमें, 0 से 10 में। इस खुले सिरे वाले वर्ग को अपन ने बदल दिया 40 से 50 में, तो इसके दोनों सिरे बंद हो गए। तो अगर प्रश्न में को हल करने के लिए खुले सिरे वाले वर्ग के दोनों वर्ग लिखने, दोनों सीमाएं लिखनी आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में नियम क्या बताया मैंने आपको, उसके निकटवर्ती वर्ग के विस्तार के आधार पर वो सीमाएं ज्ञात कर ली जाएंगी। तो बहुत आसान सा पॉइंट है, कोई टफ पॉइंट नहीं है ये। अब एक पॉइंट आता है ये वाला, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, असमान वर्गांतर से समान वर्गांतर बनाना। यदि प्रश्न में असमान वर्गांतर दिए गए हों तो सुविधा हेतु उन्हें समान वर्गांतर में बदल देना चाहिए। समान वर्गांतर में बदलते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि 2 या अधिक वर्गों की आवृत्तियों को, फ्रीक्वेंसियों को जोड़ा जा सकता है, उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता।
ये बात अब आपको ध्यान रखनी है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि दो या अधिक वर्गों की फ्रीक्वेंसियों को, आवृत्तियों को जोड़ा जा सकता है, उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। साथ ही समान वर्गांतर बनाते समय सबसे अधिक या सबसे बड़े विस्तार वाले वर्ग को ही आधार बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। इसका मतलब ये आ गया, जैसे ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन, मार्क्स ये दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 19 और 19 से 20 और 20 से 25, और ये दे रखे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर देखो वर्ग तो अपवर्जी हैं, इसकी उच्च सीमा 2, अगले वर्ग की निम्न सीमा 4, 4, 4, 5, 5, 8, 8, 10, तो वर्ग तो ये अपवर्जी हैं, समावेशी तो है नहीं। परंतु अब इस प्रश्न में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ पर देखो आई कितना आ रहा है, 0 से 2, इसका आई कितना है 2, 2 से 4 यहाँ भी 2, 4 से 5 इसका आई है 1, 5 से 8 इसका आई है 3, 8 से 10 इसका आई है 2, 10 से 12 इसका आई है 2, 12 से 15 इसका आई है 3, 15 से 19 इसका आई है 4, 19 से 20 इसका आई है 1, 20 से 25 इसका आई है 5। यानी ये जो आई है इनमें वर्ग विस्तार जो हैं वो वर्ग विस्तार सभी वर्गों के अलग अलग हैं। इसको कहते हैं असमान वर्गांतर वाली श्रेणी। श्रेणी तो अपवर्जी है परंतु इसमें आई वर्गों के अलग अलग दे रखे हैं। अब अपन ये चाहते हैं कि इस असमान वर्गांतर को क्या कहते हैं? आई, क्लास इंटरवल, वर्ग का अंतर। असमान वर्गांतर वाली श्रेणी को समान वर्गांतर वाली श्रेणी में बदल दिया जाए। कोशिश करनी चाहिए, अगर प्रश्न में असमान वर्गांतर वाली श्रेणी दे रखी हो तो उसको समान वर्गांतर में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका नियम समझ लो क्या है। इसका नियम ये है कि सबसे बड़े वाले वर्ग विस्तार को अपन अंतर का आधार मानेंगे। सबसे ज़्यादा वर्ग विस्तार देखो कितना था, आई कितना था, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 4, 1, 5। सबसे ज़्यादा वर्ग विस्तार कितना आ रहा है? 5। तो अपन कोशिश ये करेंगे कि 5, 5 के वर्ग बनाएं। लेकिन ये जो 5, 5 के वर्ग बनाओगे तो देखो पहला वर्ग कहाँ से बनेगा? ये 0 तो निम्न सीमा हो गई, ये 5 हो गई उच्च सीमा, तो ये पूरा एक वर्ग बन गया 0 से 5। दूसरा वर्ग आप बनाओगे 5 से 10, तो ये तो निम्न सीमा 5, ये उच्च सीमा 10, तो ये वर्ग गया 5 से 10। तीसरा वर्ग बनाओगे आप 10 से 15, तो ये 10 से 15 का वर्ग बन गया, निम्न सीमा 10, उच्च सीमा 15। चौथा वर्ग बनाओगे 15 से 20, तो ये निम्न सीमा 15, उच्च सीमा 20, तो ये वर्ग बन गया 15 से 20, और ये 20 से 25 का वर्ग दे ही रखा है। सबसे बड़े वर्गांतर को अपन ने आधार बनाया 5 को, तो 5, 5 के वर्ग बना दिए। लेकिन ये 5, 5 के जब आप वर्ग बनाओगे तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये तो आपने बना लिए वर्ग। अब इनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो देखो ये जब यहाँ से ये तीनों वर्ग को आपने जोड़ दिया, इनको जोड़ा जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। पहला वर्ग आपने इन तीनों को मिलाकर बना दिया, इन तीनों को मिलाकर एक वर्ग बना दिया, तो इन तीनों की फ्रीक्वेंसी का भी टोटल इसके सामने आएगा, 3, 2, 5 और 1, 6। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लिखोगे? 0 से 5, ये 0, ये 5, तो इन तीनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। तो इनका टोटल अपन ने लिख दिया 6। 5 से 10, 5 से 10 का ये वर्ग बनाया आपने, इन दोनों को जोड़ दिया, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 9। तो 5 से 10 का टोटल हो गया 9। फिर 10 से 15 का आपने वर्ग बनाया, तो 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी का टोटल जोड़ोगे आप, तो इसका टोटल कितना आएगा? 5। 15 से 20 के वर्ग बनाया, तो इसका टोटल फ्रीक्वेंसी का कितना आएगा? 5 और 1, 6। और 20 से 25 में तो एक ही वर्ग था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 4। तो इसका टोटल आ गया 4। n कितना आ गया? n आ गया 30।
तो इसको कहते हैं असमान वर्गांतर से समान वर्गांतर में बदलना। बदलने के लिए नियम क्या है? सबसे ज़्यादा वाले वर्ग अंतर को, सबसे ज़्यादा आई को अपन आधार मानेंगे। फ्रीक्वेंसियों को जोड़ा जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता। ये नियम आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें एक लास्ट चीज़ बचती है, वो है संचयी आवर्ती। और फिर अखंडित श्रेणी के अंदर सावधानियां कौन कौन सी है उसका भी ध्यान में आपको रखना है। तो वो अपन अब लास्ट लेक्चर के अंदर इसमें नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।